हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो मेरे शेर और उनकी शेरनियां, आज हम क्लास 10 की बायो को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की चैप्टर्स की ले रहे हैं, उसी प्रकार से अब हम बायो के हर एक चैप्टर के अच्छे तरीके से लेने वाले हैं। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि बायो हार्ड है क्लास 10 की। कुछ कुछ बच्चों को अच्छी भी लगती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री समझ आ जाती है, फिर बायो में उनका दिमाग खराब होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, क्लास 10 की बायो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप घबराओ। जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसको हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, इसका पहला लेक्चर आज होने वाला है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर ये हार्ड नहीं है। बहुत बच्चे समझते हैं इट इज वेरी टिपिकल, इट इज वेरी हार्ड, लेकिन वो हार्ड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लेंथी तो है, ये लेंथी तो है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर इज टू मच लेंथी। थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर करने में, आपको सब्र रखना पड़ेगा। बहुत सारे लेक्चर्स इसके आएंगे, आज ये लेक्चर आया, फिर लेक्चर वाइज लेक्चर आने वाले हैं, तो टाइम लगेगा इसको कवर करने में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ड है, बशर्ते की शर्त ये है कि आपको प्रॉपरली लेक्चर देखने हैं। एक के बाद एक लेक्चर जो आते रहेंगे, हमें नहीं पता कि कितने लेक्चर्स आएंगे, लेकिन वो सारे लेक्चर्स आपको प्रॉपरली देखने हैं। और सारे लेक्चर्स को आपको जो प्रॉपरली नोट्स भी बनाने हैं, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स आपको हाथों से लिख के बनाना है। स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट में मैं भी आ जाता हूँ ना, एक स्मार्ट आदमी, इसलिए स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, ये हाथों से लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉपरली नोट्स जब बना लो कि मैं हर एक टॉपिक को जब कवर कराऊंगा, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूरे करा दूंगा, पूरे के पूरे, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी उसके अंदर करा देंगे। तो उसके बाद आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होगी। एक बात बताओ, आप पूरे वीडियो लेक्चर देख लो, आप प्रॉपरली नोट्स बना लो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, फिर बचा ही क्या रहेगा, जरा सोच के तो देखो। लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी चूक कर रहे हो, लेक्चर्स को देखने में, प्रॉपरली नोट्स बनाने में, क्वेश्चंस करने में अगर आप चूक रहे हो, तो भाई आप बायो की नहीं लेने वाले, बढ़िया तरीके से बिल्कुल नहीं लेने वाले। और अगर आप बायो की नहीं लोगे तो फिर एग्जाम में बायो तुम्हारी ले लेगा। इसलिए तैयार हो जाओ, जो भी मैं बोल रहा हूं हर एक चीज को फॉलो करो। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है, उसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है। The essential processes which are essential for the survival of a living organism is known what we call it as life process। क्या बक रहा हूं मैं इंग्लिश में, क्या होता है ये लाइफ प्रोसेस? होता है एसेंशियल प्रोसेस। एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर वो प्रोसेस हो ही ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाएगा। यानी किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जिस प्रोसेस की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है। क्या आप बिना खाना खाए जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। सो खाना खाना जो हम पढ़ेंगे वो एक लाइफ प्रोसेस है। क्या आप बिना सांस लिए जी पाओगे? नहीं जी पाओगे, तो वो भी एक क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। क्या ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का नहीं हो पाएगा, हार्ट आपका काम नहीं करेगा, तो क्या आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे, तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। क्या आपने खाना ठूसते जाओ, निकालो ही ना, तो क्या होगा? उसके बिना भी आप नहीं जी पाओगे, फट जाओगे, ब्लास्ट हो जाओगे, बॉम्ब की तरह टिचुक हो जाएगा। तो इसीलिए उससे भी आप नहीं जी पाओगे, तो उसका भी एक लाइफ प्रोसेस हमें पढ़ना है। यानी इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में हमको बात करनी है। सबसे पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल होता है मुंह में लेना। क्या लेना? मुंह में लेना। किसी चीज को, किसको लेना है? खाने को मुंह में जैसे ही लिया हमने, इंटेक ऑफ फूड, इसी को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। हम समझते हैं कि खाने को खाना मतलब खाना मुंह में लेके उसके बाद उसको एनर्जी निकालने को भी कहते हैं। नहीं, सिर्फ खाने को मुंह में लेंगे तो उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। एनर्जी निकालने को, उसमें से जब हम एनर्जी निकालते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन आप में से बहुत बच्चों की गलत फहमी होगी, छोटे क्लासेस में आपने गलत फहमी होगी बहुत सारी, वो भी दूर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है चीजें, मतलब बहुत सारी ट्रांसपोर्ट होगी, मतलब जैसे आप ऑटो लेते हो, रिक्शा लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यानी जब खाना मुंह में ऐसे खा रहे हो, तो खाने में से जो एनर्जी निकल रही है, जो भी चीज हो रही है, वो आपके हर एक सेल में जा रही है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट हुई है, ये जो ऑक्सीजन, ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो फूड, ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है ट्रांसपोर्टेशन में। और एक्सक्रीशन में हमें बात कर रही है कि निकालेंगे कैसे, उसका प्रोसेस
सबको फाइनली पढ़ना रहेगा। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे एक तेज की घूसा मारो, बिल्कुल तेज वाला घूसा मारो, मोबाइल को फोड़ दो अच्छे तरीके से, ठीक है। इसलिए आप मोबाइल फोड़ो और हम ये फोड़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म खाने को अपने मुंह में ले, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जब खाना हम खाते हैं तो उसमें ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खाने में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लेते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स ही एक प्रकार से लेते हैं, इसीलिए तो नाम आया है न्यूट्रिशन। क्या आया है? न्यूट्रिशन। अच्छा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। आपको उम्मीद है कि 5 तो याद होते हैं बच्चों को, लेकिन 2 भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अगर आपको सातों के साथ याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सातों के साथ याद रख लेना। न्यूट्रिएंट्स 5 नहीं होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किस टाइप के, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, इन सब के बारे में हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। मोड्स यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो का मतलब ऐसा चलता है ऑटो, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी, और ट्रॉफिक का मतलब होता है सिंथेसाइज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये मत बोलना तुम्हारी मम्मी भी तो अपना खाना खुद बनाती है, वो वाला खाना नहीं, बात नहीं कर रहे हैं जो प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं। मम्मी जो खाना बनाती है वो तो प्लांट ने दिया, मतलब जो भी खाना बनाती है वो तो चूल्हे वगैरह पे बना दिया, लेकिन जो प्लांट प्रिपेयर कर रहा है खाने को, जो मम्मी के लाने से पहले जो प्रिपेयर किया हुआ है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, जो कि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसके एग्जांपल में आ जाता है ग्रीन प्लांट। लिखा भी हुआ इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, खुद बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये अपना खाना ऑर्गेनिज्म खुद खाना नहीं बनाते हैं। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स यानी ऑटोट्रॉफ्स पे। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? खुद तो बनाते नहीं है, तो डिपेंड्स ऑन अदर का मतलब ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये डायरेक्टली इस पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, खाने के लिए। अच्छा, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, ये भी 3 तरीके का होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनकी डिटेल में हम अभी बात करेंगे, पहले ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे। अच्छा, इसमें हमने यहां तक पढ़ लिया, इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसका मतलब क्या है? इस प्रोसेस में क्या करता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, किसको लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, और वाटर लेता है, लेकिन देता क्या? प्रोवाइड क्या करता है? ऑक्सीजन को एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी फूड, ग्लूकोज यानी सिंपल समझ सकते हो फूड को वो बना लेता है। लेकिन ये बात याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये चीजें होगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना, लिख लो ये बात को मैं बोल रहा हूं, लिख लो। द ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म दिस प्रोसेस आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। इसमें लिख लेना द ऑर्गेनिजम्स व्हिच परफॉर्म दिस प्रोसेस आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। लिख लिया? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो ये वाला पॉइंट है इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इतना कर लिया ना आपने, तो इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, इसमें क्या बोला है? ग्रीन प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है, तो हम लिख लेते हैं CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O ये लेता है प्लांट। अच्छा, फिर देता क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्या देता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन मतलब ये, ग्लूकोज का मतलब क्या? ग्लूकोज ये होता है C6H12O6, ग्लूकोज यानी C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज,
दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज। अच्छा, एक चीज और लगानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये रिएक्शन किसकी है? ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। किसकी रिएक्शन है ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये अंग्रेजी में लिखा है, ये रिएक्शन में लिखा है। बात तो एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इंटेक हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मिला क्या? ग्लूकोज यानी कि फूड, एंड फर्दर क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन। इसको आप बैलेंस कर सकते हो और छू छू लगा दो। क्या लगा दो? छू छू एंड छू मंत्र लगा दो। मतलब यहाँ पहले से छू लगा था इसलिए नहीं लगाया, बाकी जगह छू लगा दिया है, ऐसा है क्या? अरे बैलेंसिंग आपको सिखाई है ना अच्छे तरीके से, वैसे बैलेंस कर लेना। तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 लगा दोगे तो ये पूरा बैलेंस फॉर्म में हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एक स्टेप में डायरेक्टली नहीं हो जाता है, इसमें लगते हैं टोटल 3 स्टेप। लगते तो और भी हैं, लेकिन क्लास 10th में आपको एनसीईआरटी में ओनली 3 स्टेप्स दिया हुआ है, उन 3 स्टेप को करते हैं बड़े ही मोहब्बत। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में जो 3 स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस वाला सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। क्या थी रिएक्शन? पहले CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अरे खिचड़ी पका रहा हूं मैं, लिखा है था ना अभी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या देती है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन दे देती है। ठीक है, ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। बैलेंस करना चाहो 6 लगा दो, बस और कुछ नहीं करना, ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता था? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल क्या करती है? लाइट एनर्जी, जो सनलाइट से लाइट आती है उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये जो लाइट एनर्जी आई है इसका कन्वर्जन होता है किसमें? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पानी का मॉलिक्यूल होता है ना, क्या होता है? H2O का होता है ना, पानी का मॉलिक्यूल H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले होते हैं ना, इन दोनों के बंधन को तोड़ देती है। ये जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है, लाइट एनर्जी जो अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, ये तोड़ देती है पानी के मॉलिक्यूल को, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर दोनों को अलग कर देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अच्छा, नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जब पानी का मॉलिक्यूल टूटा है तो क्या क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है। हाइड्रोजन कहाँ जाता है? हाइड्रोजन कहाँ जाता है? देखो इधर है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहां आके कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैच हो जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पे हाइड्रोजन लग जाता है। अब एडिशन हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं? रिडक्शन ही तो कहते हैं। तो हाइड्रोजन का ऐड हो जाता है इसमें, इसीलिए कह दिया किसका रिडक्शन हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। और इसमें जब हाइड्रोजन लगा दिया, इसका जब रिडक्शन हो गया तो ही तो बन गया मेरे पास ग्लूकोज। यानी ये पानी का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा था, हाइड्रोजन जाके यहाँ अटैक कर दिया, उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन आया है, उसका एडिशन हुआ इसलिए इसको रिडक्शन कहा। ऑफ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट, इसका रिडक्शन से ये बन गया। ठीक है। और जो दूसरा वाला बचा था, हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक किया, ऑक्सीजन बचा था वो तो निकल ही गया। ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी में भी दी है उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। जो लीव्स होती है ना, जो प्लांट के अंदर, अरे प्लांट के अंदर बोल रहा हूं, प्लांट में जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां, हरी हरी पत्तियां होती हैं, अरे सर, अरे भैया, जो भी बोल लो, फल फूलों को याद रखते हैं, पत्तियों को नहीं रखते हैं यार। ऐसा मत बोलो, पत्तियां ही आएंगी एग्जाम में, फूल नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है ना। अच्छा, पत्तियों को जरा हम ध्यान से देखें। जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? देयर आर टाइनी पोर्स इन द ऑन लीव्स। लीव्स पे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन छेदों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अब मान लो आपने माइक्रोस्कोप लगा लिया है, मान लो आपने माइक्रोस्कोप लगा दिया है, अब आप छेद को देख पाओगे। तो क्या आपको ये छेद दिख रहा है? क्योंकि आपने माइक्रोस्कोप लगा लिया है। अच्छा, हम मान रहे हैं, ठीक है। तो हम ना अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स को, इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स को जो कि पत्तियों में होता है, इसका नाम होता है स्टोमेटा। क्या होता है मेरे भाई और मेरी बहना? मेरे भाई और मेरी बहना, क्या नाम होता है? स्टोमेटा। इन छेद का नाम होता है स्टोमेटा। सोचो
सोच रहे हो ना। अच्छा, ये जो छेद होते हैं ना, इनको भी चाहिए प्रोटेक्शन। छेद को भी क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। भाई प्रोटेक्शन तो चाहिए होता है। अब ये मत बोलना मैं कैसा डायग्राम बना रहा हूं, इसके साइड में भी कुछ होता है। अब देखो क्या बन गया, बड़ा लाजवाब बन रहा है। इसको याद रखना, टाइनी पोस्ट, ठीक है। और भाई ये फिगर ना तुम उसको उल्टा सीधा मत समझ लेना कि बीच में ऐसा मत समझ लेना। ये जो साइड में होते हैं ना, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। अब लो जी, एक तो सोच ऐसी थी, ऊपर से आप नाम ऐसा बता रहे हो, गार्ड सेल्स। थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएशन सही से करना, नहीं तो गार्ड का कुछ और मत बना देना। अब ठीक है ना। अच्छा, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, इनका जो शेप होता है ये बीन शेप्ड के होते हैं। कैसे होते हैं? बीन शेप्ड, यानी जो राजमा होता है ना, राजमे की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? राजमे की तरह। और राजमे की तरह किडनी भी होती है, इसलिए इसको किडनी शेप्ड भी कहा जाता है। इसलिए इसको और क्या कहते हैं? किडनी शेप्ड भी इसको कहा जाता है। किसको? ये जो छेद के बगल में ना दो चीज होती है ऐसे करके, इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। हर एक छेद के पास होता है, यानी हर एक स्टोमेटा के पास होता है। इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है, जो कि बीन शेप का होता है, या फिर कह सकते हो किडनी के शेप का होता है। अच्छा, इन गार्ड का काम क्या होता है? अरे गार्ड का काम क्या होता है? दरवाजा बंद किया, दरवाजा खोल दिया, यानी कोई आया तो दरवाजा खोल दिया, कोई गया तो दरवाजा बंद कर दिया। तो गार्ड का काम यही होता है ना। सिमिलरली आप इस छेद को दरवाजा समझ लो, आप इस छेद को दरवाजा समझ लो, और ये गार्ड इस दरवाजे को भी खोल बंद करने का काम करते हैं। यानी ये जो स्टोमेटा होता है, ये जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, इनका काम होता है एक्सचेंज करना। किसका एक्सचेंज करना? गैसेस का, वाटर का एक्सचेंज करना। मतलब ये है कि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो कहां से जाएगा? इसी से जाएगा, इसी छेद से। ऑक्सीजन अंदर से बाहर आएगा तो किससे आएगा? इसी छेद से जाएगा। पानी जो पानी पत्तियों से जब जाएगा तो इसी से जाएगा। जो ज्यादा एक्सेस वाटर निकलेगा तो कहां से निकलेगा? ट्रांसपिरेशन जो होता है वो यहीं से होगा। अच्छा, यानी अगर कोई सी चीज जा रही है, आ रही है, तो ये गार्ड सेल्स अपना दरवाजा ऐसे खोल देते हैं तो कोई सी चीज जाएगी या आएगी। और अगर उसको आने जाने का कोई मतलब नहीं है तो वो दरवाजा बंद कर देगी। यानी गार्ड सेल्स का काम होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, काम है तो खोल दिया, नहीं काम बंद कर दिया। दिस इज द काम, दिस इज द वर्क फॉर गार्ड सेल्स and this is the work for stomata। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? सो फाइनली हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अच्छे तरीके से ले ली। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जिसमें मैंने बताया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मैंने डेफिनेशन बता दी थी आपको। अब उसके में ये बताया था कि 3 प्रकार के ये होते हैं, पहला सैप्रोफाइटिक, फिर पैरासाइटिक एंड देन होलोजोइक। सो इसमें पहली बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन by which an organism derives their food from dead and decaying matter। यानी कि सड़े गले से कोई सी चीज मर जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, उसमें से कोई बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह उससे फूड डिराइव करते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? इसके एग्जांपल फंगाई, यीस्ट, ये सब याद रख सकते हो। मतलब कोई सी चीज सड़ गल जाती है, उस पे जो अटैक करते हैं ना छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, उनको कहते हैं हम सैप्रोफाइट्स, और इस प्रोसेस को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है। सो इट इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन by which an organism derives their food by living on or inside the body of an other organism which is known as host organism। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रह के उसमें से खाना अपना डिराइव करे, लेकिन उसको मारे ना। ये उसके अंदर दया भावना होती है कि उसी में से खून चूसेगा, लेकिन उसको मारेगा नहीं। जैसे हमारे टकले पे, हमारे जो बाल में है, हमारे टकले पे जूं हो जाती है, जूं, वो हमारे ऊपर ही रहती है, हमारे ऊपर ही रहते हैं जू ले, और हमसे खून चूसती है। हम क्या हो गए? होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा खून चूस रही है, हमारे ऊपर ही रह रही है वो, और हमारे खून चूस रही है, और वो एक पैरासाइट हुई। वो क्या हुई? एक पैरासाइट, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही रह के हमसे ही खाना डिराइव कर रही है, लेकिन हमको मार तो नहीं रही है ना। सो पैरासाइटिक में बिना मारे खाना डिराइव करते हैं ऑर्गेनिज्म, और जिस ऑर्गेनिज्म में जाके वो खाना डिराइव करते हैं उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
है। और जो ऑर्गेनिज्म ये करते हैं उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट्स। सो इसके एग्जांपल में कसकटा, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म्स, बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। जो जू वगैरह हो गई, कसकटा जिसको हमारे बेल कहते हैं, है ना, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। सो लास्ट हम बात कर लेते हैं होलो स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करने वाले हैं जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? इट इज आल्सो टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना खाना डिराइव करता है माउथ में इनटेक करके, माउथ के अंदर लेगा, उसके बाद जो भी बहुत सारी प्रोसेस होगी, इंजेशन, सबसे पहले खाना इनटेक करेगा, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन, ये सब क्या होता है? ये सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं कि 5 प्रोसेस भी इसमें होने वाली है। सो यानी खाना मुंह के अंदर पूरा अच्छे तरीके से लेके पूरा प्रोसेस होता है, फिर निकलता है खाना, है ना। ये सारी चीजें जिसमें होती है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम खुद आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर द टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, डॉग्स भी आते हैं, अमीबा भी आता है इसके एग्जांपल में, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है ह्यूमन। हमें ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है कि ह्यूमन बीइंग में क्या पूरा डाइजेशन कैसे होता है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से एक एक चीज बारीकी से पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक पढ़ा है ना, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से। सो तब तक के लिए पढ़ते रहे, मचाते रहे, फाड़ते रहे, फोड़ते रहे, एंड हैव अ ब्लास्ट।